अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं वो मैं आपको इस चैप्टर में सबसे पहले बताऊंगी एंड देन फिर हम आगे फर्दर मूव करेंगे। ये जो आपको सामने दिख रहा है तो ये पीरियोडिक टेबल है। आप लोगों ने क्लास 9 से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, बल्कि छोटी क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे होंगे। अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें ऊपर से नीचे तक की तो ये ग्रुप्स होते हैं, और अगर हम राइट टू लेफ्ट की बात करें तो ये पीरियड्स होते हैं। टॉप टू बॉटम गिने 1 लाइन 2 लाइन 3 4 5 6 7 8 ग्रुप्स हैं हमारे पास। और राइट टू लेफ्ट की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास पीरियड्स हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि ग्रुप ए के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ग्रुप हमारे पास ना 2 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख के बता देती हूँ सारा। ग्रुप्स जो होते हैं हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप, ठीक है। वैसे तो ग्रुप जो हैं वो हम कहते हैं ग्रुप 8 होते हैं, टॉप टू बॉटम होते हैं। ग्रुप ए के एलिमेंट्स को कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि वो सामने फ्रंट पे होते हैं। और ग्रुप बी के एलिमेंट्स को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो ग्रुप ए के एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 में, और ग्रुप बी के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स की केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, अच्छा जी। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो है यहाँ पे आपको मैंने सिंपल बता दिया कि ग्रुप्स क्या, पीरियड्स क्या, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो अब यहाँ पर आते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक टेबल इज अ सिस्टम, ये सारा इंट्रोडक्शन एमसीक्यूज में आएगा तो लास्ट में सुन लीजिएगा, मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ रही हूँ। पीरियोडिक टेबल इज अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक टेबल जो है वो एलिमेंट्स की एक ऐसी अरेंजमेंट है, ऐसी सिस्टम से अरेंजमेंट की गई है जिसके अंदर उनके एटॉमिक नंबर, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, उनके प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रख के एक के बाद एक को रखा गया है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल जो है इसके अंदर 7 हॉरिजॉन्टल रोज इनका पीरियड्स कहते हैं, और 8 वर्टिकल कॉलम्स इनका ग्रुप्स कहते हैं। ग्रुप्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ए ग्रुप जिसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, बी ग्रुप को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। सारी बातें पहले बता चुकी हूँ। द ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल रेफर्स टू द स्पेसिफिक सेक्शन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ऑर्बिटल बीइंग फिल्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देयर आर 4 ब्लॉक्स। पीरियोडिक टेबल के अंदर ना 4 ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, एस पी डी एफ। सबसे पहले एस का ब्लॉक फिल होता है, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का, जिसमें बहुत ज़्यादा ही नंबर्स होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स के, उसमें डी एफ तक आनी जाती है, वरना एस और पी तक ब्लॉक ऑफ हो जाता है। अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के अंदर ना सिर्फ 2 टाइप के ब्लॉक्स आते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डी और एफ ब्लॉक। ठीक है, तो जब भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात है तो हमारे पास एस और पी ब्लॉक ही फिल होगा। ठीक है, अच्छा जी। अब ग्रुप ए के अंदर 8 ग्रुप्स हैं। ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप सब ग्रुप ए के अंदर ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 पूरे 8 ग्रुप्स हैं। अब 8 ग्रुप में से ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में एस ब्लॉक फिल होगा, ग्रुप 3 एंड 8, बल्कि 3 to 8, 3 से लेकर 8 तक पी ब्लॉक फिल होगा। ठीक है, इस पूरे में ये वाली बातें याद रखने की हैं। अब हम कह रहे हैं कि हम पढ़ेंगे ग्रुप ट्रेंड्स, मतलब जो ग्रुप में ये एलिमेंट्स रखे गए हैं इनकी प्रॉपर्टीज दूसरे से कैसे रिजेबल करती हैं, क्या बीच में चेंजेस आते हैं, क्या इनका एक के बाद इनको एक दूसरे को क्यों रखा गया था। रेगुलर वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, रेगुलर बदलाव मतलब एक के बाद एक बदलाव, एक के बाद एक एलिमेंट्स के अंदर क्या उनकी प्रॉपर्टीज में बदलाव आ रहा है उसे आप कहते हैं पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड का मतलब कि क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है, क्यों लिथियम के बाद सोडियम को ही रखा गया है, क्या ऐसी खसूसियात थी सोडियम में जो वो लिथियम से मिलता जुलता था, लिथियम के बाद आने वाला था, वो पहले भी तो आ सकता था। तो सारी चीज़ें आपको बताएंगे इसके ग्रुप ट्रेंड्स में। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल सबसे पहले आप समझे आउटर मोस्ट शेल क्या होता है, ये सबसे पहले आपको साथ साथ उतारते जाना है। ठीक है, हमारे पास न्यूक्लियस है, हमारे पास शेल्स में, ये है आउटर मोस्ट शेल। सबसे लास्ट शेल जो है वो आउटर मोस्ट शेल कहलाता है। ठीक है, जो बिल्कुल लास्ट में होता है। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, न्यूक्लियस से लेकर सबसे आखिरी शेल तक का डिस्टेंस जो है वो एटॉमिक रेडियस कहलाता है। तो न्यूक्लियस यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होगा एटॉमिक रेडियस। ठीक है, इसका एटॉमिक रेडियस इतना है, और अगर मैं यही बनाऊँ एक छोटा एलिमेंट तो उसका आउटर मोस्ट शेल ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका एटॉमिक रेडियस कम है, इसका ज़्यादा है, इसका कम है। एटॉमिक रेडियस आपने एक बात याद रखनी, न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का डिफरेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब क्या सीन है ग्रुप 1 और 2 ए के अंदर, जैसे मैं आपको इसकी थ्योरी बता देती हूँ।
देखें जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं ना तो एलिमेंट्स का साइज़ बढ़ता जाता है, जितना जितना साइज़ बढ़ेगा उतने ज़्यादा शेल्स बढ़ेंगे, जितने शेल्स बढ़ेंगे उतना ही डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अब ये पहला एलिमेंट था तो इसका क्या नाम है, इसका इलेक्ट्रॉन्स कम थे, शेल भी कम थे, तो डिस्टेंस भी कम हुआ। अब ये बड़ा एलिमेंट है, शेल्स भी ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा हैं, इसलिए इसका डिस्टेंस ज़्यादा हुआ। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस जो है बढ़ता जाएगा, साइज़ जो है एटम का बढ़ता जाएगा, और इसीलिए न्यूक्लियस से लेकर एंड तक का भी जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा। तो ऊपर के एलिमेंट्स का कम होगा, नीचे नीचे आगे मूव करेंगे तो आगे आगे ज़्यादा होता जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस की लाइन में हम लिख सकते हैं एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे इंक्रीज होता है। और यहाँ पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 या टर्म्ड एज अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स अल्कली मेटल कहलाते हैं, इनका जो एटॉमिक रेडियस बहुत ज़्यादा होता है। हाउएवर द एटॉमिक रेडियस इंक्रीज रेगुलरली फ्रॉम लिथियम टू फ्रांसियम। वही बात है कि ऊपर से लेकर नीचे लिथियम से लेकर फ्रांसियम तक इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि एनर्जी लेवल्स जो हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स ने लिए हुए हैं, एनर्जी लेवल बढ़ते रहेंगे। जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ेंगे तो डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस का और एटॉमिक शेल का बढ़ता रहेगा। मैं आपको पहले बात बता चुकी हूँ। रीड करने का मकसद ये है कि आपका कोई भी MCQ का मेन पॉइंट है, कोई भी पॉइंट छूट ना जाए, ओके। सिमिलरली सेम ट्रेंड जो है वो ग्रुप 2A में फॉलो हो रहा है। बेरिलियम जो सबसे छोटा अल्कली मेटल, अल्कलाइन मेटल्स, और बेरिलियम सबसे बड़ा है, ऊपर का छोटा होगा नीचे का बड़ा होगा। ग्रुप 3 में भी सेम यही ट्रेंड फॉलो होगा, लेकिन एक्सेप्शन होगी एल्युमिनियम और गैलियम के दरमियान। अब एल्युमिनियम जो है वो गैलियम से पहले आता है, सोलन इसका कम होना चाहिए, गैलियम का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसका ज़्यादा है, गैलियम का कम है। क्यों? क्योंकि गैलियम के अंदर जो है वो शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है। शील्डिंग इफेक्ट की वजह से गैलियम के जो एलिमेंट्स हैं वो अफेक्ट करते हैं d ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। गैलियम के जो एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो p ऑर्बिटल को छोड़ के d ऑर्बिटल जाते हैं, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट आता है। शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से गैलियम जो है वो कोई भी ट्रेंड फॉलो नहीं करता। गैलियम के अंदर हर जगह एक्सेप्शन आती है, आयोनाइजेशन एनर्जी में भी आएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी आएगी, हर चीज़ में आएगी, ठीक है। और ग्रुप 6 से लेकर 8 तक सारा वही फॉलो हो रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक इंक्रीज ही हो रहा है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जिसके ज़रिए आप सबसे आखिरी आउटर मोस्ट शेल से कोई भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल डिक्रीजेस। आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर से लेकर नीचे तक डिक्रीज होती है। क्यों? दिस इज बिकॉज द आउटर मोस्ट शेल ऑफ दिस एलिमेंट्स आर लोकेटेड फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। अच्छा, अब देखें, यही शेल लेते हैं, ये न्यूक्लियस से लेकर यहाँ तक आउटर मोस्ट शेल है। अब हमने यहाँ से निकालना है इलेक्ट्रॉन, यहाँ से कोई एटम आया, इसने निकालना है इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस बहुत दूर है, न्यूक्लियस बहुत कम फोर्स लगा रहा होगा इसके ऊपर, तो ये आराम से इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाएगा। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस बहुत करीब है, इसके न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ से कोई भी एटम आएगा तो ये खींचना इसके लिए बहुत मुश्किल होगा, तो ज़्यादा इसको ताकत लगानी पड़ेगी, ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी खींचने के लिए, और यहाँ कम आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी, आराम से निकल जाएगा। तो जो एलिमेंट्स छोटे होते हैं, जो ऊपर के एलिमेंट्स होते हैं जो छोटे होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी, कम आयोनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ती है खींचने के लिए, ज़्यादा लगानी पड़ती है, क्योंकि न्यूक्लियस जो बहुत करीब होता है। जो बड़े एटम्स होते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनके अंदर कम आयोनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ती है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो आउटर मोस्ट शेल से बहुत दूर होता है, इसलिए ज़्यादा ताकत नहीं लगती खींचने के लिए, ठीक है। देन टू द वीकर इलेक्ट्रिक फोर्सेज बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। मैं आपको बता चुकी, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के दरमियान कम फोर्सेज होती हैं, क्योंकि न्यूक्लियस से बहुत दूर हो जाता है बड़े एटम्स में, तो इसलिए आसानी से जो है दूसरा एटम आराम से किसके भी निकाल के लेके जा सकता है उसका इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 3 के अंदर क्या एक्सेप्शन आएगा? वही गैलियम और एल्युमिनियम के दरमियान एक्सेप्शन आएगा, और थैलियम और इंडियम के दरमियान आएगा। थैलियम और इंडियम में शील्डिंग इफेक्ट की वजह से होगा, ठीक है। 3d इलेक्ट्रॉन्स और 4f इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। गैलियम के अंदर वही 3d के अंदर जंप होंगे, थैलियम में वही 4f के अंदर जंप होंगे। ग्रुप 6 के अंदर भी एक्सेप्शन है टिन और लेड के दरमियान। टिन और लेड के दरमियान है लेंथ नेट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। याद रखना है गैलियम और थैलियम वगैरह में जो है वो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से होता है। यहाँ इतना शील्डिंग इफेक्ट डिफाइन नहीं किया गया, इसलिए मैं भी नहीं करूँगी, क्योंकि सिर्फ नाम लिखा गया, तो आप लोग भी सिर्फ नाम ही पढ़ें, पेपर में नाम ही आएगा। अच्छा, टिन और लेड के अंदर जो है वो लेंथ नेट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इशू पेश आता है कि टिन और लेड के अंदर एक्सेप्शन है, ये ऊपर से लेकर नीचे तक टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ नहीं करते अपना। और ग्रुप 5, 6, 7, 8 के अंदर टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ ही होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, एक एटम की वो ताकत जिसके ज़रिए वो एक शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, ठीक है। कोवलेंट बॉन्डिंग के दौरान वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, ठीक है। अब ये भी ऊपर से लेकर नीचे तक इंक्रीज़ होती है। क्यों? क्योंकि जितना सबसे ऊपर जो एलिमेंट है उसका सबसे छोटा साइज़ होगा,
छोटा साइज़ होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि उसके पास वो छोटा साइज़ है, उसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की नीड है बड़ा साइज़ करने के लिए। आगे आगे मूव करेंगे तो बड़ा साइज़ होता जाएगा, जितना बड़ा साइज़ होगा उसको उतने इलेक्ट्रॉन्स लेने की नीड नहीं होगी, उसका और डुप्लेट ऑक्टेट मुकम्मल होगा। जितना बड़ा साइज़ है उतना ही डुप्लेट ऑक्टेट मुकम्मल है, तो वो नहीं किसी भी इलेक्ट्रॉन से किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अल्कली मेटल अल्कलाइन मेटल्स की है, वो डिक्रीजिंग ट्रेंड फॉलो करती है टॉप टू बॉटम। द लार्जर एटॉमिक साइज रिजल्ट इन डिक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ एन एटम, जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही ज़्यादा एटम की टेंडेंसी खत्म होती जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करे, मतलब अपनी तरफ किसी और का इलेक्ट्रॉन लेकर आए। उसके पास इसका इतना बड़ा साइज, इसके पास हर चीज़ है, तो वो किसी से नहीं लेगा। अगर छोटा साइज है तो वो दूसरे से लेने की कोशिश करेगा। 3 के अंदर वही एल्युमिनियम और गैलियम और थैलियम और इंडियम के दरमियान क्या है, एक्सेप्शन है। और ग्रुप 6 से लेकर 7 तक सारे एलिमेंट्स के अंदर डिक्रीज ही होता है। सिर्फ ग्रुप 8 वाले एलिमेंट्स हैं जो कि बॉन्ड ही नहीं बनाते हैं, उनका ऑक्टेट मुकम्मल है, तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो ही नहीं करते। ठीक है, अब क्या आते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजरमेंट ऑफ मटेरियल कैपेबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो ताकत है जिसके जरिए आप पता लगाते हैं कि एक एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कैरी करने की कितनी ताकत है। ठीक है, वो कितना इलेक्ट्रिक करंट कैरी करता है। अच्छा जी, ग्रुप 1 और 2 के जो है बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे मेजर होती है, इलेक्ट्रॉन्स देने और इलेक्ट्रॉन्स लेने की ताकत से। ठीक है, मतलब अगर जिसका छोटा साइज होगा वो आराम से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा भी और देगा भी। और जिसका साइज़ बड़ा होगा ना तो वो ना बॉन्डिंग करना चाहेगा, क्योंकि बॉन्डिंग करने से और सी बात है करंट फ्लो होता है, तो ना वो बॉन्डिंग करना चाहेगा। ग्रुप 8 के एलिमेंट्स की बहुत कम होती है क्योंकि वो बॉन्डिंग करना ही नहीं चाहते, उनका ऑक्टेट मुकम्मल है तो उनकी होती ही नहीं है। ग्रुप 3 में सारों की अच्छी होती है लेकिन बोरॉन की इतनी अच्छी नहीं होती। ग्रुप 4 में कार्बन की पुअर है, सिलिकॉन की मॉडरेट है, जर्मेनियम की मॉडरेट है, टिन की कंडक्टर है, लेड भी कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर्स हैं। 5 में मॉडरेट है, 6 में पुअर, क्योंकि आगे आगे ना साइज़ बड़ा होता जा रहा है। 6 आखिरी शेल में 6 हैं तो बॉन्डिंग करना ही नहीं चाह रहे। 7 के अंदर बहुत पुअर और 8 तो नॉन कंडक्टर। ठीक है, तो आगे जितना बड़ा याद रखना, जितना बड़ा साइज होता रहेगा उतनी ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर वो चार्ज होता है जो कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आ जाता है, किसी भी मॉलिक्यूल्स के ऊपर आ जाता है। वो क्यों आता है, इलेक्ट्रॉन देने या लेने की वजह से। ठीक है, अगर देंगे तो पॉजिटिव, लेंगे तो नेगेटिव। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एलिमेंट्स ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो बहुत लो होता है और ये ऊपर से लेकर नीचे तक डिक्रीज़ होता है, क्योंकि जो ऊपर से लेकर नीचे तक एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ हो रहा है और मेटालिक बॉन्डिंग जो है क्रिस्टल लेटिस के अंदर वो वीक हो रही है। जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा बॉन्डिंग वीक होती जाएगी। बॉन्डिंग वीक होगी तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता रहेगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप 2 का जो है वो ग्रुप 1A से ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ग्रुप 1A के मुकाबले ज़्यादा है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 3, 4, 5 का जो है वेरी करता है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे अगर हम बात करें तो हम ये नहीं कह सकते कि डिक्रीज ही हो रहा है इंक्रीज ही हो रहा है, वो अलग अलग ट्रेंड्स फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है और फिजिकल स्टेट डिफरेंट है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 6 और 7 का जो है वो रेगुलर इंक्रीज़ हो रहा है, टॉप टू बॉटम ऊपर से लेकर नीचे तक रेगुलरली इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि डिस्क्रीट स्टेट्स, क्योंकि इनके अंदर जो स्टेट्स है एटम की वो गैसेस स्टेट से सॉलिड स्टेट के अंदर कन्वर्ट होती रहती है, तो इसलिए इंक्रीज़ होता रहता है इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो ग्रुप 8 के एलिमेंट्स का वो इंक्रीज़ हो रहा है वैन डर वाल अट्रैक्शन की वजह से। यहाँ पे आप लोग इजीली देख सकते हैं। यहाँ बेरिलियम का यूनिक बिहेवियर पढ़ते हैं एंड देन हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसके रिएक्शन सारे समझा दूँगी। ठीक है, बेरिलियम जो है वो बहुत हार्ड होता है, रिजिड सख्त होता है, हार्ड होता है ग्रुप 2A के अंदर बाकी एलिमेंट्स के मध्य मुकाबिल। बेरिलियम की डेंसिटी कम होती है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। बेरिलियम जो है केमिकल स्टेबिलिटी शो करता है, क्योंकि केमिकल स्टेबिलिटी स्टेबल कैसे हो जाता है, क्योंकि ये अपने इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से कोरोजन इसके जंग नहीं लगता, ना ही कोरोड होता और ना ही इसके ऑक्सीडेशन होती। ये अपने आप को स्टेबल कर लेता है। बेरिलियम के ना टेंडेंसी है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बना सके। ठीक है।